मेरा नाम है सत्यप्रकाश शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रैक विद सत्या ऑल इन वन में। तो अभी तक हम लोगों ने जो अपने वीडियो में देखा है पोस्ट मुगल काल का बैकग्राउंड को, अर्थात मुगल काल के बारे में कुछ हम लोगों ने जाना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मुगल काल में कौन कौन से शासक आए, उन्होंने कब से कब तक शासन किया और किस तरह से जो है मुगल काल जो उतना शक्तिशाली साम्राज्य था वो अपने पतन की ओर चला गया। तो इसी को हम लोग को जानना है आज। तो पोस्ट मुगल काल जो है वो अगर देखा जाए तो कब से कब तक था, तो औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। तो 1707 में यानी क्या शुरू हो गया? पोस्ट मुगल काल शुरू हो गया। और कब तक चला? तो 1857 तक। इस दौरान तकरीबन 12 मुगल बादशाह आए। कितना मुगल बादशाह आए? 12 मुगल बादशाह आए। कब तक आए 12 मुगल बादशाह? तो अगर देखा जाए तो 1707 से लेकर 1857 तक। और जो औरंगजेब जो था उसे कुल 5 पुत्र थे। औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। अब 5 पुत्र में से 2 पुत्र तो पहले ही मर गए, बचा के गो तो 3 ठो, जिसमें एक का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। एक का नाम क्या था? काम बख्श। क्या नाम था? काम बख्श। और एक का क्या नाम था? तो अगर देखा जाए तो आजम शाह। क्या नाम था? आजम शाह, पूरा नाम अगर देखा जाए तो। इन तीनों में अब क्या होता है, एक युद्ध चलता है। किस चीज के लिए युद्ध चलता है? तो उत्तराधिकार के लिए। आखिरकार देखो औरंगजेब जो है जो मरने से पहले क्या करके गया था? अपना वसीयत बनाया गया था कि मेरा बेटा लोग आपस में झगड़े नहीं, ठीक, सब कुछ बढ़िया से बांट ले। लेकिन मालूम है ना, सबको ज्यादा चाहिए, हमको ज्यादा, हमको ज्यादा, हमको ज्यादा। तो जाहिर सा बात है मुगल काल में एक परंपरा चला आया था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये लोग भी देखो जो है काची किया, अपना अपना लिए जो है लड़ लिया। तीनों भाई एक दूसरे का मुंह कान फोड़ा। जीता कौन? मुअज्जम जीत गया। एक्चुअल में जो है पहला लड़ाई जो हुआ वो मुअज्जम और आजम शाह के बीच में हुआ। किसका बीच में हुआ? मुअज्जम और आजम शाह के बीच में हुआ। ठीक, उसमें कौन जीता? तो जाहिर सी बात है मुअज्जम जीता। फिर दूसरा युद्ध, पहला युद्ध हो गया उत्तराधिकार का। फिर दूसरा युद्ध किसके बीच में होता है? काम बख्श और मुअज्जम के बीच में होता है। ये कहाँ होता है? बीजापुर में होता है। और इसमें भी कौन जीत जाता है? मुअज्जम जीत जाता है। यानी कि ये दोनों को हरा कर कौन गद्दी पर बैठता है? मुअज्जम। लेकिन मुअज्जम जो है अगर देखा जाए, मुअज्जम जो है ये मुअज्जम के नाम से गद्दी पर नहीं बैठता है। ये गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह के नाम पर। किस नाम पर? बहादुर शाह प्रथम। अभी लोग में एक वो आदत है, नमो साला कॉपी करता है लोग, मन एकदम क्या करेगा लोग, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, फिर तो साला दूसरा नाम लोग मिल भी नहीं करता। साला लोग एक ही जैसा नाम रख देता है, साला याद नहीं होता जल्दी। तो देखिए इसमें कंफ्यूज यही नहीं, क्या चीज? बहादुर शाह प्रथम। मुअज्जम का ही क्या नाम था? बहादुर शाह प्रथम। तो ये बहादुर शाह प्रथम कब गद्दी में बैठ गया भाई? तो 1707 में गद्दी पर बैठा। किस युद्ध के बाद? तो उत्तराधिकार के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ठीक, किसके बीच में हुआ? तो हम लोग पढ़िए लिए, मुअज्जम, उसका भैया लोग काम बख्श को, एक आजम था, और उससे पहले सुल्तान, और एक वो था जो भी क्या नाम था उसका, कुछ नाम हो, हम लोगों को उसका मतलब मर गया सारा लोग। ठीक, तो उत्तराधिकार का युद्ध जो था वो किसके बीच में हुआ था? अगर देखा जाए तो वो मुअज्जम, काम बख्श और आजम शाह के बीच में था। इसमें मुअज्जम और आजम शाह के बीच में पहले युद्ध हुआ, जैसे मुअज्जम जो है मुंह फोड़ दिया किसका? आजम शाह का। और फिर मुअज्जम जो है काम बख्श का काम बिगाड़ दिया, और इस तरह से जो है मुअज्जम और काम बख्श के बीच में युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध अगर देखा जाए सेकेंड उत्तराधिकारी का युद्ध, और इन दोनों को हरा के गद्दी पे कौन बैठ गया 1707 में? ये मुअज्जम किस नाम से बैठ गया? बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी बैठ गया। अब तो कोई जो मुअज्जम बैठा गद्दी में, ये थोड़ा सा नाजुक दिल वाला था, यानी कि धैर्य वाला आदमी था। ये थोड़ा सहिष्णु आदमी था। सहिष्णु आदमी का मतलब क्या होता है? माने दूसरा धर्म का भी थोड़ा सम्मान करता था, सहिष्णु व्यक्ति था। अब सहिष्णु का मतलब क्या होता है?
सहिष्णु व्यक्ति था, इसका मतलब जो है मैंने बोल सकते हैं नॉर्मल आदमी था। तो सहिष्णु व्यक्ति था। अब सहिष्णु व्यक्ति मैंने क्या होता है, एकदम मैंने नॉर्मल हृदय वाला, यानी कि सभी धर्मों को समान से देखता था, थोड़ा आदर सम्मान करता था। ये दूसरा धर्म को ज्यादा हिंसक तरीका से नहीं अपनाया। जैसे औरंगजेब क्या था, बहुत कट्टर था, वो मुस्लिम धर्म का प्रचार किया, इस्लाम धर्म का प्रचार किया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब जो था वो ज्यादातर बर्बर तरीका से हिंदुओं के साथ व्यवहार किया, लेकिन ये जो मुअज्जम था थोड़ा सा माने नरम हृदय वाला था, जो सभी को एक समान भाव दिया। और ये मराठाओं से भी अच्छा संबंध बनाया। किससे अच्छा संबंध बनाया? मराठाओं से। अब इन मराठाओं का हम नाम क्यों ले रहे कि इससे अच्छा संबंध रखा? उसका भी एक कारण है। उसका भी क्या चीज है? कारण। ये औरंगजेब साला जो है किससे झगड़ा कर लिया था? शिवाजी से झगड़ा कर लिया था। इसका मतलब जो है ये औरंगजेबुआ जो है ये किससे झगड़ा करे बैठा था? शिवाजी से। पढ़ भी किए थे शिवाजी महाराज से जो युद्ध किया था, शिवाजी को बहुत मारबोक किए थे तब, लेकिन ये कहां सुधरने वाला था? ये जो है मार खाते ही गया। फिर उसके बाद जो उसका जो बेटवा आया उसको थोड़ा बुद्धि खुला और मराठाओं से क्या जोड़ा? अच्छा संबंध जोड़ा। और संभाजी का लड़कवा को ही क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक, यानी कि संभाजी को छोड़ दिया अगर देखा जाए तो, यानी कि जेल से आजाद कर दिया, यानी कि मराठाओं से अच्छा संबंध जोड़ा। दूसरा अगर देखा जाए बहादुर शाह प्रथम के बारे में ही अगर देखा जाए तो हम लोग को पता चलता है, इसको ना हम लोग बोल सकते हैं शहंशाह बेखबर। क्या बोलते हैं? बेखबर। इसको राज गद्दी से उतना लेना देना था नहीं, ठीक, ज्यादा काम काज आता नहीं था, इसलिए इसको शहंशाह बेखबर बोला गया। किसको बोला गया? मुअज्जम को ही। तो इतना समझ में हम लोग का आइए गया है कि किसको शहंशाह बेखबर हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीका से अगर देखा जाए हम लोग का, तो मुअज्जम जो था वो औरंगजेब का पुत्र था और गद्दी पर बैठा वो जो है थोड़ा सहिष्णु व्यक्ति था। अब सहिष्णु व्यक्ति जो था उसके बाद जो है ये उत्तराधिकारी का युद्ध करके जो है गद्दी पर बैठा था। उसके बाद हम लोग क्या देखे, मराठाओं से भी अच्छा संबंध जोड़ा और बाकियों से भी अच्छा संबंध जोड़ा, बाकी धर्मों के लिए भी सहानुभूति रखाई थोड़ा सा। ठीक, तो इस तरह से ये जो पहला कौन आया पोस्ट मुगल काल में, अगर देखा जाए उत्तर मुगल काल में, अगर देखा जाए उत्तर मुगल काल में प्रथम शासक जो है वो कौन रहा? उत्तर मुगल काल में प्रथम शासक कौन आया? मुअज्जम। कौन? मुअज्जम। लेकिन ये मुअज्जम के नाम से गद्दी पर नहीं बैठा, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। तो यहां तक था ही पहला। फिर दूसरा जो आता है शासक, तो दूसरा जो शासक बनता है वो जहादार शाह बनता है शासक। किसके बाद? तो बहादुर शाह प्रथम के बाद। अब बहादुर शाह का प्रथम ये कौन था? ये लड़का था। अब जैसे बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर जब बैठा था तो वो अपने भाइयों से उत्तराधिकारी वाला युद्ध लड़ा था, जैसे कि जटायु का युद्ध, बीजापुर का युद्ध। यानी कि जैसे मुअज्जम जो था, कौन? मुअज्जम, वो दो युद्ध लड़ा था। कौन कौन युद्ध लड़ा था? जटायु, ठीक, और दूसरा बीजापुर का युद्ध। किसका युद्ध? बीजापुर का युद्ध। यानी कि दो युद्ध लड़ा उत्तराधिकारी का। तब जाकर शासक बना कौन? मुअज्जम। किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से, प्रथम के नाम से। तो इस तरीका से अगर देखा जाए तो जहादार का भी गद्दी बैठा, तो बहादुर शाह का भी तो पुत्र था। कितना पुत्र था? 4 पुत्र था। कितना पुत्र था? 4 पुत्र था। किसका? बहादुर शाह प्रथम का। अब इन चारों पुत्रों में सबसे छोटा कौन था? जहादार था, लेकिन सबसे अयोग्य भी यही था। तो भला फिर शासक कैसे बन गया? तो इसके पीछे का खेला ये है कि जो जहादार शाह था इसका सपोर्ट किया एक व्यक्ति जो कि उसका बहुत करीबी था, उसका नाम था जुल्फिकार। क्या नाम था? जुल्फिकार। कौन कार? जुल्फिकार। देखिए जुल्फिकार नहीं, ठीक, जुल्फिकार जिसका अर्थ होता है एक तलवार का धार, मैंने बोलने का मतलब जो कि बहुत ही धार्मिक तलवार माना गया है किसके लिए? इस्लाम धर्म में। ठीक, तो ये जुल्फिकार जो तलवार है हसन हुसैन के तलवार से जुड़ा हुआ बात है ये। तो जुल्फिकार जो है अगर देखा जाए
तो जहांदार शाह का 4 पुत्र से लड़कर, यानी कि बोलने जहांदार शाह सॉरी बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों से ये उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा। कौन? जहांदार था, क्योंकि ये खुद किसका लड़का था? तो बहादुर शाह प्रथम का लड़का था। और ये अपने तीनों भाइयों से क्या लड़ा? तो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। और उस उत्तराधिकार का युद्ध में जहांदार शाह का समर्थन कौन किया? जुल्फिकार किया। जुल्फिकार क्यों किया इसका समर्थन? ये जानता है था जुल्फिकार कि ये जो है ये लंपट है, मूर्ख है, इसके पास कोई बुद्धि नहीं है, लंपट। क्या है? लंपट। कौन है लंपट? लंपट मूर्ख कौन है? जो अपना भाई को ही युद्ध में हराया अपने एक करीबी का साथ लेकर, जुल्फिकार का साथ लेकर। लेकिन ये भाप नहीं पाया कि जुल्फिकार चाचा जो है ये बहुत सियाना माल है। ये क्या करना चाहते थे? ये इसका यूज करना चाहते थे, यानी कि बोलने का मतलब जान रहा था कि ये तो कमजोर है, ये अगर ये गद्दी पर बैठ गया तो गद्दी पर भले बैठेगा कौन? जहांदार था, लेकिन शासन कौन करेगा? जुल्फिकार। बड़ी सियाना था कौन? ये जुल्फिकार चाचा। ठीक, तो इस तरह से जो है ये जुल्फिकार जो है अगर देखा जाए तो किसका समर्थन करता है? जहांदार शाह का। और जहांदार शाह गद्दी में बैठता है अपने तीनों भाइयों को उत्तराधिकारी का युद्ध में हराकर, और इस तरह से वो लंपट मूर्ख होने का एक क्या चीज पेश करता है? दावा पेश करता है। उसके अलावा जो है इसका लाल कुंवरी से जो है क्या था? एक वैश्या थी। क्या थी? वैश्या थी। उससे इसका क्या था? अवैध संबंध। क्या था? अवैध संबंध। अब जो पड़ा नारी के चक्कर में उसका तो जाना बेड़ा गर्क तय ये है। तो ये एक नारी के चक्कर में भी पड़ गया कौन? जहांदार था, इसलिए भी डूबा। डूबना तो तय था, नारी के चक्कर में पड़ा। इसीलिए जो है इसका शासन जो है ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। 1712 में बैठला और 1713 में हटला, मैंने मर गईला, खत्म। अब कौन मार दिया इसको भाई? जहांदार शाह को। ऐसा कौन था जो मार दिया? तो भाई याद रखिएगा, सैयद बंधु। कौन बंधु? सैयद बंधुओं के द्वारा जो है इसका क्या करा दिया? हत्या। और हत्या करने का षड्यंत्र रचा कौन? फर्रुख खसियर। कौन खसियर? फर्रुख खसियर। यानी कि फर्रुख खसियर के द्वारा जो है षड्यंत्र रचा जाता है और सैयद बंधुओं के हेल्प से जो है किसको मार दिया जाता है? तो ये जहांदार को। अब सैयद बंधु में हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां जी आते हैं। 2 भाई थे ये लोग। सैयद बंधु जो कई भाई थे? तो हुसैन अली खां और दूसरा कौन? अब्दुल्ला खां। ये दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? सैयद बंधु बोलते हैं। अभी सैयद बंधु को हम लोग बोलते हैं किंग मेकर। क्या बोलते हैं? किंग मेकर। यानी कि जहां गया ये लोग, जिसका पलड़ा में ये लोग अपना पांव रख दिया उसका पलड़ा भारी, यानी कि उसका राजा बनना तय। यानी कि जिसका माथा पे ये लोग रख दिया हाथ उसका तो एकदम नैया पार। तो ये लोग फर्रुख खसियर का सपोर्ट किया और फर्रुख खसियर को क्या बना दिया? अगला बादशाह। किसका? मुगल काल का, उत्तर मुगल काल का, यानी कि बादशाह बन गया कौन? अब फर्रुख खसियर। अब फर्रुख खसियर जो बादशाह बनाई 1713 से लेके 1719 तक गद्दी पर रहा। यानी कि सैयद बंधु जो है इसका समर्थन किया किसका? फर्रुख खसियर को। लेकिन फर्रुख खसियर के पास बुद्धि का पर्याप्त अभाव था। ये 1 नंबर का निहायत बेकार आदमी था। कौन? ये फर्रुख खसियर। ये क्या किया? हमारे देश को डुबाने में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसी व्यक्ति का हाथ है। क्योंकि ये अगर व्यक्ति जो अगर नहीं रहता और ये अंग्रेजों को ज्यादा छूट नहीं देता तो अंग्रेज लोग हमारे देश को इतना चूसिए नहीं पाता, यानी कि लूटिए नहीं पाता। ये फर्रुख खसियर ये था सुअर। क्या था? नालायक था साला ये एकदम। तो खैर हटाओ, हम लोग बात करते हैं फर्रुख खसियर के बारे में। तो फर्रुख खसियर जो था ये क्या करता है? 1717 में फरमान यानी कि दस्तक, फरमान यानी कि दस्तक जारी करता है, जिसको शाही फरमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाही फरमान भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? एक और चीज इसको बोलते हैं अंग्रेज वालों के लिए मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं ब्रिटिश लोग के लिए, ब्रिटिश का व्यापार के लिए। यानी कि 1717 ईस्वी में जारी करता है। क्या जारी करता है? क्या जारी किया भाई? ये जारी करता है
फरमान। कौन फरमान जारी करता है? तो फर्रुख हसियर। अब वो फरमान में क्या लिखता है? फर्रुख हसियर जो था ये एक नंबर बताइए, ये निहायत ही निकम्मा था। ये फरमान जारी करता है कि अब सिर्फ 3,000 रुपया दो हमको साल भर का। कितना रुपया दो? 3,000 रुपया। कितना रुपया? सिर्फ 3,000 रुपया लिया साल भर का, वार्षिक 3,000 लेकर चुंगी मुक्त व्यापार। कौन व्यापार? चुंगी मुक्त व्यापार। किसका लिए? अंग्रेज के लिए। अब अंग्रेज को चुंगी मुक्त व्यापार कहां पर दिया? बंगाल के क्षेत्र में। कहां पर दिया? बंगाल के क्षेत्र में। अब देखो बंगाल क्या है, हम लोग का इतना विशाल बंगाल है, इतना बड़ा बंगाल, इतना बड़ा बंगाल में ये जो है क्या दे दिया? सिर्फ साल भर का 3,000 रुपया लेकर क्या कर दिया? व्यापार का पूरा छूट दे दिया। ये कौन? यही मूर्ख ठो फर्रुख हसियर। नाम में से पता चल रहा है बड़ा कितना बुड़बक होगा। ठीक, तो बोलने का मतलब जो है क्या करता है? चुंगी मुक्त व्यापार करने का क्या देता है? आदेश दे देता है, एकदम जाओ व्यापार करो, बंगाल में जितना करना है सब लूटो बंगाल को एकदम। और इस तरह से ही बंगाल जितना धनी संपन्न संपदाशील क्या था? राज्य था या क्षेत्र था, उस क्षेत्र को लुटवा देता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। क्या चीज घोषित कर ये फरमान घोषित करके। और बंगाल में सिर्फ साल का 3,000 रुपया लेता है। किससे? चुंगी। माने वो भी सिर्फ नाम मात्र का वो 3,000 रुपया था, और बंगाल में कहीं पर भी अंग्रेजों वालों व्यापार कर सकता था सिर्फ 3,000 रुपये देके। यानी कि इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा मनोबल वो कौन बढ़ाता है? फर्रुख हसियर बढ़ा देता है। और इस तरह से जो है इसको हम लोग जाने। लेकिन आखिरकार अंग्रेज से इतना प्रेम का है? अभी भी एक प्रश्न है, अंग्रेज से इतना प्रेम का है? तो अंग्रेज से मेन प्रेम का जो है अगर देखा जाए तो मेन कारण था इसका बेटी। अब इसका बेटी क्या हुआ? इसका बेटी को मेन दिक्कत क्या था? इसका बेटी को हो गया था एगो असाध्य रोग। असाध्य रोग का मतलब जिसके बारे में किसी को पता नहीं, गुप्त रोग बोल सकते तरह का, मैंने बोला मतलब कुछ अजीब बीमारी जिसके बारे में इसका हकीम लोग पता नहीं कर पाया। किसका बेटी लोग पता नहीं कर पाया? ये फर्रुख हसियर का, माने हकीम लोग पता नहीं कर पाए इसका बेटी की बीमारी को। तो उस बीमारी को जो है एक अंग्रेज है, माने डॉक्टर, कौन डॉक्टर? अंग्रेज डॉक्टर, जिसका नाम क्या था? हैमिल्टन क्या करता है? ठीक कर देता है। ठीक, इसीलिए इसको अंग्रेजों से बहुत खुशी, मेरा बेटी को बचा दिया, वाह, जाओ बेटा तुमको जहां व्यापार करना है वहां करो तुम व्यापार। बंगाल में इतना धनी संपदा क्षेत्र को सिर्फ इस चीज के लिए दे दिया कि इसका बेटी का एक इलाज कर दिया। कौन? एक अंग्रेज डॉक्टर। और इतना खुश हो गया कि पूरा भारत को लूटवाने का काम कर दिया ये फर्रुख हसियर। इसीलिए इस राजा का नाम जो है बड़ी हम आदर से नहीं ले सकते हैं। ठीक, लेना भी नहीं चाहिए सारे लोगों का नाम। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया बात फर्रुख हसियर। तो फर्रुख हसियर भी समझ में आ गया होगा। दूसरा जो नेक्स्ट आता है ये क्या आता है? तो रफी उद दर्जा 1719 में कौन बनता है? थोड़ा सा इसको मिटका लीजिए। अगर देखा जाए तो ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिएगा ताकि आप लोगों को समझने में क्या होगा। देखिए जो अब देखा जाए तो फर्रुख हसियर के बाद जो है रफी उद दर्जात गद्दी पे बैठता है। कब गद्दी बैठता है? 1719 में। देखिए इसके बारे में बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, इसलिए हम पहले इसको लिख दिए हैं कि रफी उद दर्जात जो है ये जो लोग क्या था? आया राम गया, माने आया गया। रफी उद दौला भी आया और गया, ये दोनों सगा भाई था। क्या था? एकदम सगा भाई बन गया, ये एकदम अपना भाई, मैंने एकदम मेन अपना बाप माँ का है, समझ तो मैंने बोले मतलब। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो रफी उद दर्जात और रफी उद दौला दोनों 1719 में गद्दी बैठा। दोनों बीमारी से उसी साल टपक लिया, एक ही साल में मर गया। दोनों को बनाया कौन था? गद्दी पर बैठाया कौन था? तो सैयद बंधु। कौन बंधु? सैयद बंधु। और एक बात याद रखना है यहाँ पर कि जो फर्रुख हसियर था आखिरकार 1719 में हुआ का उसका, वो कैसे? वो मर गया, उसको मरवा दिया गया। किसके द्वारा मरवा दिया गया? तो सैयद बंधुओं की तरफ से मरवा दिया गया। ठीक, क्योंकि जो फर्रुख हसियर था वो षड्यंत्र रचा था किसके खिलाफ? सैयद बंधुओं के खिलाफ, कि इसको टपकवा कर वो ज्यादा दिन तक शासन करे। लेकिन ये लोग भाप गया कि बेटा मैं ही को मरवाएगा, ये हम ही तो राजा बने लियो, हमें किंग मेकर और हमरे मरवा दे भी।
ठीक, यानी कौन बोलता है? सैयद बंधु बोलता है, साला हम राजा बनाए, मेरी बिल्ली मैं ही से मैं हूं। हाँ बेटा, सैयद बंधु को पता चल गया, साइड से ठुकवा दिया। किसको? फारूक अख्तर को। फारूक अख्तर जो है चल गए ऊपर आराम से। ठीक, और इस तरह से जो है उसके बाद सैयद बंधु के द्वारा रफी उद्दरजात को राजा बनाया गया। ठीक, लेकिन वो फेफड़ा की बीमारी से चल बसे। किस बीमारी से? फेफड़ा की बीमारी से। कौन? रफी उद्दरजात। उसके बाद उसके भाई को बनाया गया, गद्दी पे बैठाया गया, रफी उद्दौला को। वो भी तराजू पे अपने जिंदगी को तोलते हुए आज तक जी नहीं पाए और बैलेंस बिगड़ गया जिंदगी का, चल लिए। 1719 में दोनों खत्म। फिर आता है कौन? मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। रंगीला बादशाह। कौन बादशाह? रंगीला बादशाह। पूछेगा क्वेश्चन ऐसे कि रंगीला बादशाह किसे कहा गया है, तो मोहम्मद शाह को कहा गया है। कौन बादशाह? रंगीला बादशाह। कौन बादशाह? रंगीला। अब रंगीला किसको बोलते हैं हम लोग? अरे जो ज्यादा छौड़ीबाजी करता है। ठीक, वो रील्स वाले वायरल हुआ था कि आजकल लड़का लड़कियां पढ़ने थोड़ी नहीं जाता है, नहीं जाता है, छोड़ा हटाओ, नहीं बोलेंगे उसका आगे। तो बोलने का मतलब जो ये मोहम्मद शाह जो है, अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं? रंगीला बादशाह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो थोड़ा सा कुंवारी और युवा युवती थी ना, मैंने युवा युवती के चक्कर में पड़ जाता था कि और क्या हो जाता था? आकर्षित। आकर्षित क्या था? आकर्षित होता था किसी तरफ? युवा महिलाओं की तरफ, युवा युवतियों की तरफ। इसीलिए तो क्या बोला गया? रंगीला बादशाह बोला गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था एक रंगीला बादशाह था, लेकिन ये एगो काम किया। का काम किया ये मोहम्मद शाह रंगीला? तो इस सैयद बंधु को टपका दिया। अब सैयद बंधु को मरवा दिया। किसको मरवा दिया? मनई मोहम्मद शाह जो रंगीला था, ये भाप गया था कि अगर सैयद बंधु लोग रहेगा बहुत दिन तक बचल तो हमें नहीं बचबो, क्योंकि वो अपना पीढ़ी को देखा था ही कि जिस जिस कोई लोग राजा बनाया, कौन? सैयद बंधु लोग, यानी कि हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, जिसका ऊपर अपना हाथ रखा, राजा तो बना लेकिन ज्यादा दिन तक टिका नहीं। यानी कि इनसे अगर बगावत करने का आरस हो जाता, ये लोग उसको टपकवा दिया। इसीलिए ई बोला कि चलो अब काहे ना हमको ही ज्यादा तक राजा रहना है, हमको काहे ना यही राजा बनाया है। क्योंकि इसको भी राजा मोहम्मद शाह को भी कौन बनाया था? सैयद बंधु द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन दिक्कत ये था कि सोचा कि अगर बेटा हमको लंबा समय तक शासन करना है तो इसको हटाना रास्ता से बड़ा जरूरी है। इसीलिए जो है मोहम्मद शाह क्या करता है? मरवा दिया। किसको मरवा दिया? सैयद बंधु को मरवा दिया। ठीक, तो ये काम किया पहला। लेकिन ये जो था रंगीला था, युवतियों के चक्कर में पड़ा हुआ था, तो इसका ध्यान राजपाट में था ही नहीं, तो ये बेखबर थे। शहंशाह ये बेखबर, छोड़ो हटाओ, बेकार था बेटा ये आदमी। अब जो है युवती के चक्कर में पड़ा था ही। दूसरा जो बात आता है यहां पर कि इस समय जो बहुत सारा राज्य जो था, राज्य के सूबेदार क्या होने लगे? सूबेदार अलग स्वतंत्र होने लगे। अलग होकर क्या होने लगे? अलग होकर स्वतंत्र राज्य का क्या करने लगे? राज्य की स्थापना करने लगे। जैसे अगर देखा जाए तो अपना बंगाल, अवध, ये क्या हो गया? अलग हो रहा मुगल काल से। बंगाल को अलग कौन किया? मुर्शिद कुली खां। कौन खां? मुर्शिद कुली खां। अब मुर्शिद कुली खां जो है 1717 में क्या बना था? बंगाल का सूबेदार बना था। अब ये कब बना था सूबेदार? मुर्शिद कुली खां 1717 में। और बंगाल को 1727 में क्या कर दिया? मुगल से अलग कर दिया और स्वतंत्र बंगाल का क्या किया? स्थापना किया। और मुर्शिद कुली खां ही जो है क्या किया था?
मुर्शिदाबाद शहर का स्थापना किया और बंगाल का राजधानी को ढाका से कहाँ लेकर आया, मुर्शिदाबाद लेकर के आया। यानी कि बंगाल का राजधानी किसको बना दिया, ही मुर्शिदाबाद को बना दिया और बंगाल को एक स्वतंत्र रूप से स्थापना किया। फिर उसके बाद अवध, अवध का स्थापना कौन किया, सआदत खां। कौन था, सआदत खां। कौन था, सआदत खां। फिर देखा जाए तो तीसरा अगर देखा जाए तो एक और था हैदराबाद। क्या नाम था, हैदराबाद। हैदराबाद, खैर ये हैदराबाद जो था इसका चीन किलीज खां, नाम बहुत भयंकर, चीन किलीज खां, बेटा बहुत भयंकर नाम। कौन किया इसको अलग, चीन किलीज खां। इसको एक और नाम जानते हैं, निजाम उल मुल्क। क्या बोलते हैं, निजाम निजाम उल मुल्क। कैसा कैसा नाम रहता है, मुंह कान टेढ़ा हो जाता है बोलते बोलते। देखो तो हैदराबाद जो है चीन किलीज खां या निजाम उल मुल्क के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। अवध को किसके द्वारा बनाया गया, सआदत खां के द्वारा बना दिया गया। ऐसे ही अगर देखा जाए तो रुहेलखंड, भरतपुर, कर्नाटक, ये सब राज्य भी मोहम्मद शाह के समय में क्या होने लगा, अलग होने लगा। क्यों अलग होने लगा, एक कहावत है ना बाबू लोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहाँ ध्यान लगा दिया था अपना, युवतियों के ऊपर, यानी कि इसका नजर कहां से हट गया, राजपाट से हट गया, यानी कि उधर से सावधानी हट गया, इधर दुर्घटना घट गया, यानी कि सब अलग होने लगा, धीरे धीरे साइड लेने लगा। तो इस तरीका से अगर देखा जाए तो मोहम्मद शाह जो है उसके शासनकाल में मुगल काल का शक्ति दिन प्रतिदिन क्या होने लगा, कम होने लगा। अगर देखा जाए तो किसका शक्ति कम होने लगा दिन प्रतिदिन, तो मुगल काल का। उसका मेन कारण क्या था मुगल काल का शक्ति कम होने का, तो ये जो है इग्नोर मार रहा था, शासन को ठीक ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तो इसीलिए जो है ये सब भाग जो है क्या होने लगा, अलग होने लगा। किससे, तो मुगल के राजपाट से, और अपना ये लोग अपना स्वतंत्र राज्य का स्थापना करना शुरू कर दिया। जैसे ये मुगल जो था मैंने बंगाल जब अलग हुआ तो मुर्शिद का कहा दिया, अपने आप को नवाब घोषित कर लिया वहां का। उस वजह से सआदत खां अपने आप को वहां का जो है नवाब घोषित कर लिया। ऐसे ही हैदराबाद का जो है निजाम बन गया, वो अपने आप को निजाम घोषित कर लिया। तो इस तरीका से अगर चीन किलीज खां के द्वारा, और कर्नाटक का अलग, भरतपुर का अलग केस था, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र क्या होने लगा, इसकी नाकामियों के कारण, इसकी बेरुखी के कारण क्या होने लगा, अलग हो गया। किससे अलग हो गया, मुगल क्षेत्र से। तो इस तरह हम लोग देखिए मोहम्मद शाह तक देख लिए। मोहम्मद शाह के समय में ही क्या हुआ कि भारत पर एक आक्रमण हुआ ईरानी शासक के द्वारा, नादिर शाह। क्या नाम था, नादिर शाह। कब आक्रमण करता है ये भारत पर, 1739 में। अब 1739 में जो है शासक कौन था भाई, मोहम्मद शाह ही थे, मोहम्मद शाह ये थे शासक। अब इसका ऊपर अटैक कर दिया, क्या कर दिया, अब अटैक कर दिया तो बेटा मोहम्मद शाह तो बेटा कायर आदमी, छिप गया। ठीक 70 करोड़ रुपया भारत का जो था क्या कर दिया, ये नादिर शाह को दे दिया। कितना रुपया दे दिया, 70 करोड़। नादिर शाह भारत में 57 दिन तक दिल्ली में रुका। कितने दिन तक रुका दिल्ली में, 57 दिन तक दिल्ली में रुका। तो अगर देखा जाए तो नादिर शाह जो था कहाँ का था, ईरान का था। इसको ईरान का नेपोलियन बोलते, क्या बोलते हैं, ईरान का नेपोलियन। पूछेगा क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो नादिर शाह को बोलते हैं। नादिर शाह कब अटैक किया था भारत पर, 1739 में अटैक किया था। अगर नादिर शाह के बारे में पूछा जाए तो वो किसके शासनकाल में अटैक किया था, किस मुगल शासक के अधीन अटैक किया था, तो मोहम्मद शाह के ऊपर अटैक किया था। मोहम्मद शाह जो था वही क्या था, उस समय मुगल बादशाह था। मोहम्मद शाह अगर देखा जाए तो 1719 से लेकर 1748 तक क्या रहे, बादशाह रहे, ठीक, मुगल बादशाह। लेकिन उसका ऊपर जो अटैक किया तो कायरो की तरफ छिप गया, और नादिर शाह जो है बहुत बुरा तरह से दिल्ली को
लूटा और वहां पर बहुत ज्यादा कत्ले आम मचा दिया, एकदम लूट मार एकदम थपाथप दे दिया सबको, डर से सबको निकल नहीं रहा था। और नादिर शाह भारत को बहुत बुरा तरीका से लूट कर चला गया। देखिए अब जो नेक्स्ट जो आता है किसके बाद, मोहम्मद शाह के बाद, तो कौन आता है, अहमद शाह। अब अहमद शाह जो है वो 1748 से लेकर 1754 तक क्या रहता है, शासक रहता है, 6 साल तक शासन करता है। अब इसके समय में जो है ईरानी शासक फिर से ईरानी आ गया, और उसका भी नाम जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है, इसका नाम याद है तो उसका भी नाम याद रहेगा, अहमद शाह अब्दाली। यानी कि अहमद शाह के ऊपर अहमद शाह का आक्रमण। यानी कि बोलने का मतलब जो है कि अहमद शाह के शासनकाल में किस ईरानी शासक ने आक्रमण किया, तो उसका उत्तर क्या होगा, अहमद शाह अब्दाली होगा। और इस समय तक कौन चला गया था यहाँ से भारत को लूटकर, नादिर शाह जा चुका था, और उसी का कोई क्या था, माने पूर्वज उर्वज जो आगे आने वाला था वंशज था, उसी में से वो कौन था, अहमद शाह अब्दाली था, ईरान का ही शासक था। वो आता है भारत को लूटता है और अहमद शाह अब्दाली का बुरा तरह से चोट पहुंचाता है। इसलिए बोलता है कि जो खा लिया, जो शरीर में लग गया, वो अहमद शाह का, नहीं तो बाकी तो सब लूट के लेके जाएगा अहमद शाह। यानी कि जो खा पी लिया वो अहमद शाह को लग गया, यानी कि लूट लिया जो लूट लिया, ये अपने खा लिया जो इसका शरीर में लग गया, और जो नहीं खाया वो कौन लूट के ले जाएगा, अहमद शाह अब्दाली। और इस तरीका से अगर देखा जाए तो ये अहमद शाह अब्दाली के बारे में एक और चीज याद रखना है, इसके बारे में नहीं तो 54 में खत्म, ठीक, ये कब खत्म, 54 में ये मुगल बादशाह खत्म। लेकिन ये अहमद शाह अब्दाली जो है सिर्फ 1748 में अटैक नहीं करता है, बल्कि 1761 में भी एक युद्ध करता है भारत में मराठाओं से। किसे, मराठाओं से युद्ध, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीय पानीपत का युद्ध। किस युद्ध को बोलते हैं इसको, तृतीय पानीपत का युद्ध। तो इस तरह से हम लोग जान गए क्या चीज, कि तृतीय पानीपत का युद्ध जो है किसको बोलते हैं हम लोग, तो किसको बोलते हैं, तो अहमद शाह अब्दाली जो है किसे युद्ध किया, तृतीय पानीपत का युद्ध, तो मराठाओं से युद्ध किया था। इसे मराठा का हो गए थे, मराठा का हार हुआ था, मराठाओं का हो गया था, मराठाओं की पराजय हुई, पराजय मैंने हार। यानी कि अगर देखा जाए तो अहमद शाह के ऊपर ईरानी शासक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण ये ज्यादा कुछ कर पाया नहीं, ठीक, ये उतना मजबूत शासक था नहीं। इसका ऊपर 7 बार लगभग आक्रमण किया, कौन, ईरानी शासक अहमद शाह अब्दाली। कितना बार आक्रमण किया, यानी कि इसके ऊपर कितना बार आक्रमण किया, 7 बार आक्रमण किया, 7 बार लूटा। इसलिए कहावत हम लोग क्या सुने कि अहमद शाह बोलता है कि जो खा लिंदा वो शरीर में लग लिंदा, यानी कि बोले खा लिया जो शरीर में लग गया, जो नहीं खाया वो कौन लूट के लेके जाएगा, अहमद शाह अब्दाली। यानी कि अहमद शाह को लूटने वाला भी कौन था, अहमद शाह ही था, लेकिन नाम में के पीछे आ रहा है अब्दाली, ठीक। और उस तरह से अहमद शाह जो एक और केस इसका अहमद शाह का कि 1761 में जब भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय मराठाओं से युद्ध करता है, और मराठाओं से कौन सा युद्ध करता है, तृतीय पानीपत का युद्ध करता है। इसमें मराठाओं की क्या होती है, बुरी तरह से पराजय होती है, और यहीं से मराठाओं का शक्ति भी धीरे धीरे क्या लगता है, पतन की ओर निकल जाता है, और उन लोगों का अपने में ही धीरे धीरे मनमुटाव शुरू हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के देखा जाए तो अहमद शाह के बाद अगर देखा जाए तो नया शासक कौन आता है, अहमद शाह के बाद, अहमद शाह के बाद जो है कौन आता है शासक के रूप में, यानी कि 1754 में अब नया शासक कौन, 54 में तो हट गया, तो 54 में आता है आलमगीर द्वितीय। कौन आता है, आलमगीर द्वितीय। अब देखिए नमवा जो है ना, ये लोग द्वितीय तृतीय काहे लिखता है, अभी हम जस्ट बताया था ये लोग साला लोग को नाम ही नहीं मिलता है, साला एक ही से नंबर रख लेता बार बार। अभी आलमगीर द्वितीय काहे लिखा, प्रथम काहे नहीं लिखा, प्रथम कौन था, तो देखिए याद रखिएगा, आई जो 1707 में कौन मरा था, औरंगजेब हुआ। ये औरंगजेबों का नाम क्या था, आलमगीर नाम था, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। तो आलमगीर जो है, आलमगीर द्वितीय जो है, ये किसका नाम है, अभी फिलहाल आलमगीर द्वितीय का नाम है। यानी कि बोलने का मतलब द्वितीय क्यों रखा गया, क्योंकि पहले इस नाम का एक आदमी रह चुका था मुगल काल में, और कौन था, औरंगजेब, उसका नाम भी था आलमगीर था, तो यहां से आलमगीर द्वितीय आ गया, लेकिन द्वितीय। अभी कब तक रहा, 1754 से लेकर 1758 तक, कब तक रहा, 58 तक। ये कुछ खास उपलब्धि प्राप्त किया नहीं, और ये क्या हो गया, हार गया, क्या हो गया,
हार गया। और एक चीज और याद रखना है कि ये जो आलमगीर दत्त था, इसी के समय में ना, इसी के समय में क्या हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध। 23 जून 1757 को ये अंग्रेजवा वर्सेस कौन? बंगाल का नवाब, जिसको बना दिया था अंग्रेज लोग कबाब। यानी कि अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और वर्सेस में अगर देखा जाए तो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और इसका मौसी घसीटी बेगम इसको तराजू पे तौल दी। ठीक, तो यानी कि बोलने का मतलब जो है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य जो है कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। और इस पलासी के युद्ध में जीत गया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि अंग्रेज वालों जीत गया, ये हार गया। हारने के बाद सत्ता भी गया, सब कुछ गया। मीर कासिम इसका मीर जाफर जो इसका सेनापति था, गद्दार था। यानी कहने का मतलब घर का वेदी लंका ढाए। इसका सेनापति किससे हाथ मिलाए? अंग्रेज से हाथ मिलाए। घर का वेदी लंका ढाए। सिराजुद्दौला का सेनापति किससे हाथ मिलाए? रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाए। और इस तरह से सिराजुद्दौला को बोले बाय बाय। क्योंकि अब सिराजुद्दौला के बारे में तो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि पढ़ना किसके बारे में हम लोग को? आलमगीर द्वितीय के बारे में। तो आलमगीर द्वितीय के समय में ही क्या सा युद्ध हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था। और ये पलासी का युद्ध जो था 1757 हुआ था। और ये 1754 से 58 तक रहा। कुछ विशेष काम किया नहीं, तो इसको हम लोग जाने का लिए छोटे मोटे का पढ़ना बेकार है उसको। तो अब इसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय गद्दी बैठता है। किसके बाद? आलमगीर द्वितीय के बाद कौन गद्दी बैठता है? आलमगीर द्वितीय के बाद कौन गद्दी बैठता है? शाह आलम द्वितीय। कौन द्वितीय? शाह आलम द्वितीय। 1759 से 1806 तक बोल सकते हैं कि कौन गद्दी बैठा। 6 का 5 भी कहीं कहीं पर लिख देता है, लेकिन हम लोग को याद कर रखना है 6 याद रखना है। ठीक, क्या याद रखना है? 6 याद रखना है। ठीक, तो अब देखिए जो शाह आलम द्वितीय जो था, ये कुछ विशेष काम किया। हाँ, किया, जरूर किया। ये मुगल बादशाह था तो ताकतवर तो रहेगा थोड़ा सा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको मिटका देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते तो ले लीजिएगा। ठीक, नोट्स भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट जो है हम लोग का, ये कौन है? शाह आलम द्वितीय। कब से कब तक रहा भाई? ये रहा 1759 से 1806 तक। अब इसके शासन काल में भी अंग्रेज वालों का शक्ति धीरे धीरे बढ़ते गया। बोले कैसे बढ़ गया शक्तिया? बोलो बोलो बोलो, शक्तिया कैसे बढ़ जाएगा इसका? मैंने इसका कैसे? इसका तो कम हुआ, अंग्रेजवा का बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि देखो 1757 में तो उधर बड़ा पलासी का युद्ध जीत गया। और इसका शासनकाल में, किसका शासनकाल में? ई शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में जो है 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। अब बक्सर का युद्ध जो हुआ वो किसके बीच में हुआ? तो फिर इधर से आ जाएगा अंग्रेजवा वर्सेस आ जाएगा बंगाल का नवाब। अब बंगाल का नवाब कौन था उस समय? इसका भी लेकिन बन जाता है कबाब। तो अंग्रेज जो था इधर से, अब रिवर कौन था? हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। और इधर से आता है वर्सेस में बंगाल का नवाब मीर कासिम। मैंने खुल सिम नहीं, मीर कासिम। यानी कि अगर देखा जाए तो ये अंग्रेजवा जो था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। ट्रैक्टर चला के आके जोत दिया किसको? मीर कासिम को। मीर कासिम हार गया। हारने का मेन कारण क्या था? कि उसका सेना कमजोर था। और वो जिन जिन लोगों से मदद मांगा वो पहले बोला कि मदद तो करेंगे, लेकिन बाद में पीछे हट गया। जैसे कि शाह आलम द्वितीय भी इसको वादा किया था कि हम तेरा मदद करेंगे, लेकिन इसका मदद नहीं किया। उसके अलावा फ्रांसीसी लोग से भी मदद मांगा था, जो बोला था कि क्या करेंगे? तेरा मदद करेंगे, लेकिन मदद नहीं मिला सही समय पर। उसके अलावा जो है अवध का नवाब से भी ये मदद मांगा था, और वहां से भी इसको मदद नहीं मिला ठीक समय पर। इस कारण जो है ये मीर कासिम को अंग्रेज के हाथों क्या मिला? हार मिला। और इस तरह से ये अंग्रेज से हार गया। और ये जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ तो 1765 में
एक संधि होता है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि किसकी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। कब? 1765 में। लेकिन 1765 में 2 बार इलाहाबाद की संधि हुआ, एक बार 12 अगस्त, एक बार 17 अगस्त, 2 बार होता है 1765 में ही। अब 1765 में जो पहला बार हुआ संधि, वो हुआ शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच में। किसके बीच में हुआ? शाह आलम चचा पर एवं किसके बीच में? एवं ये अंग्रेज वालों, इसके बीच में। कौन संधि? इलाहाबाद की संधि। कब हुई? 1765 में हुआ। तारीख कौन सा था? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ठीक। और इस तरह से इस संधि के बाद इसका शक्ति क्या हो गया? कमजोर हो गया, और अंग्रेज का शक्ति बढ़ गया, और ये शासक तो रहा, बादशाह तो रहा, लेकिन उसके बाद आंख मूंद कर क्या किया? ये शासन किया, और अंग्रेजों के गलतियों को ये इग्नोर मारते हुए काम किया। और 1803 में ये आदमी जो है, कौन आदमी? शाह आलम द्वितीय जो था। कब? 1803 ईस्वी में। कौन ईस्वी में बाबू लोग? 1803 ईस्वी में। क्या कर दिया भाई? बोला कि अब हमको अंग्रेज लोग, चलो आप हमारा अपना संरक्षण में ले ये लो। पूरा गोदिये में जाके बैठ गया साला। किसका? अंग्रेजवा का। पूरा पपटे बन गया। जैसे कि कौन था? मिर्जा फरवा। वैसे ये भी का बन गया? पपेट बन गया एकदम। लुल्लू। आओ बाबू, इशारा पे नाचो। कौन? ये अपना शाह आलम द्वितीय 1803 में किसके हाथों का पपेट बन गया? अंग्रेज के हाथों का पपेट बन गया। लेकिन अब देखो बात यहाँ पर एक दूसरा भी है। 1765 में एक और इलाहाबाद का संधि हुआ था। मैंने इलाहाबाद का संधि बोले 2 बार हुआ था, तो इसका बारे में भी थोड़ा बताइए। तो ऐसे ही टॉपिक का हम लोग का बाहर का चीज है। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? ये 17 अगस्त 1765 को हुआ था। ये हुआ था अवध के नवाब के साथ। किसके नाम से? किससे हुआ था? अवध के नवाब से हुआ था। अंग्रेज का वर्सेस अंग्रेज। ठीक। इसमें अवध का नवाब का शक्ति को कर दिया गया था, काफी सीमित कर दिया गया था। किस शक्ति को सीमित कर दिया गया था? अवध के नवाब की शक्ति को कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था। और इस तरह से अगर देखा जाए तो शाह आलम द्वितीय जो है क्या बना? शासक बना। कब? 1759 में, और 1806 तक रहा। और इसके समय में ज्यादा तरक्की मुगल काल का नहीं हो पाया। भले ही लंबा समय तक दिख रहा है कि कितना साल तक रहा, 41 से 47 साल तक, 47 ईयर्स तक शासन किया। कौन? शाह आलम द्वितीय। लेकिन ये उतना मजबूत शासक नहीं था। और चूंकि जब ये शासक बना था तो डायरेक्टली दिल्ली यानी कि मुगल का शासक नहीं बना था। ये कहां का शासक बना था? बिहार का शासक पहले बना था। और ये शाहजहां तृतीय को हराकर जो है गद्दी पर ही बैठा। किसको हरा गद्दी बैठा? दिल्ली का शाहजहां तृतीय को हराकर गद्दी पर बैठा है। वो उतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं जानना है हम लोग को। तो इतना जाने कि शाह आलम द्वितीय के बारे में हम लोग जान लिए बेसिक थोड़ा सा। ठीक। ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ये अच्छा चीज है। ये कब पपेट बन गया अंग्रेज वालों को गोदी में? कब बैठ गया? 1803 में। इलाहाबाद का संधि कब की? 12 अगस्त 1765 को। ठीक। इलाहाबाद का संधि कै बार हुआ? 2 बार हुआ। एक 12 अगस्त 1765 को, और एक 17 अगस्त 1765 को। दोनों अलग अलग व्यक्ति से हुआ था। ठीक। इसलिए जानना। और ये इलाहाबाद संधि हुआ कब? बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध में कौन जीता? अंग्रेज वालों जीत गया था। और कौन हार गया था? मीर कासिम हार गया था। तो ये भी हम लोग जान लिए हैं। तो इस तरीका से हम लोग जाने शाह आलम द्वितीय के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है जो है इसके बाद कौन शासक बना। तो मुगल काल का, उत्तर मुगल काल का, तो अकबर द्वितीय। कौन द्वितीय? अकबर द्वितीय। अब बोलेगा फिर द्वितीय आ गया। हम बोले नहीं, नाम पता ही नहीं था, नाम रखने भी नहीं करता साला, एक ही नाम बार बार रखता था, तो इसी में द्वितीय तृतीय लगाते रहता था ये लोग। ठीक। तो इस तरह से अकबर जो था, वो तो पहले रबी क्या था? अकबर मान, तो वो नहीं था, ये अकबर द्वितीय था। ये कब गद्दी बैठा? 1806 में। कब तक रहा? 1838 तक रहा। कब तक रहा? 1806 से 1838 तक। अब देखो एक समय ये था कि अंग्रेजवा लोग आया था हम लोग के पास, यानी कि मुगल काल में जहांगीर के पास, कि चाचा हमको शरण दीजिए, हम व्यापार करेंगे, हमको थोड़ा सा शरण दे दो, हम व्यापार करबो क्या पड़ी भारत में। और एक समय ऐसा आ गया कि ई अकबर द्वितीय जो है अंग्रेज का तो संरक्षण में राजा नवाब बनेगा जी, बादशाह बनबे किया। अंग्रेज के संरक्षण में क्या बनाई?
बादशाह बना। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यही वो राजा था जो क्या किया, माने राम मोहन राय, राम मोहन राय को कहां भेजा, लंदन भेज दिए। कहां भेज दिए, लंदन भेजकर क्या किया, माने ब्रिटेन की रानी से क्या करने को बोला, पैरवी करने को बोला, रानी से पैरवी कराई। क्या कराई, पैरवी कराई। किस चीज के लिए, कि मेरा थोड़ा सा तनख्वाह, सैलरी को बढ़ा दो, मेरा स्थिति बहुत खराब है, हमको भूखे प्यासे मर रहे हैं। ठीक, कौन बोला इसे, ये अकबर दुत्ते बोला कि मेरा स्थिति बहुत खराब है, जाके बताइए किसको, मैंने किसको बताइए, अंग्रेज का रानी को बताइए कि अकबर दुत्त जो मुगल बादशाह है उसका स्थिति पूरा का है, खराब है, बेड़ा गर्क है एकदम। क्या है, बेड़ा गर्क है, थोड़ा मेरा क्या कर दे, पेंशन उनसन को बढ़ा दे। यानी कि पेंशन बढ़ाने के लिए भेजा था, पेंशन बढ़वाने के लिए। क्या बढ़वाने के लिए, यानी कि पैरवी करने के लिए तो भेजा गया राम मोहन राय को। किस चीज के लिए पैरवी कराया गया, तो पेंशन बढ़ाने के लिए। अब जब वहां से इसका पेंशन बढ़ गया, ठीक, तो ये 1829 में भेजे थे एक्चुअल में। ठीक, तो अब जो है ये राजा राम मोहन राय को क्या चीज उपाधि देते हैं, राम मोहन राय को क्या चीज उपाधि देते हैं, राजा का उपाधि, राजा का उपाधि प्रदान करते हैं, प्रदान। और इस तरह से ये मुगल काल का सबसे गंदा दिन था ये, क्योंकि एक समय था कि मुगलों के पास आया था कौन, ये अंग्रेजवा लोग, कि हमको शरण दो, हम व्यापार करेंगे भारत में। अब वो दिन आ गया कि इसको जाना पड़ रहा किसके पास, अंग्रेजवा के पास, ताकि इसका पेंशन को बढ़ा सके अंग्रेजवा, यानी कि वहां का ब्रिटेन का रनिया। और ये दिन इसको देखना पड़ गया, ये काला दिन था किसका लिए, मुगल काल के लिए। अब जो है इसके बाद अकबर द्वितीय जो है 1838 में पार घाट लग जाते हैं, ठीक, चल जाते हैं, हिसाब हो जाता है इनका भी। और उसके बाद इनका पुत्र जो है वो गद्दी पर बैठता है, उसका नाम क्या रहता है, वो भी हम लोग पढ़वे किए हैं, वो भी आएगा बाबू। उनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। अब देखो फिर आ गया द्वितीय, बोले कैसे, तो बाबू देखो औरंगजेबा का लड़का का नाम क्या था, मुअज्जम, वो काची के नाम से गद्दी बैठा था, बहादुर शाह प्रथम। अब वो प्रथम हो गया, तो अब दूसरा का नाम भी बहादुर शाह रख दिया लोग। रखना जरूरी था नहीं, लेकिन फिर भी रखा ही लोग, का लगा दिया, द्वितीय लगा के। और इस तरह से बहादुर शाह द्वितीय गद्दी पर कब बैठा भाई, 1838 में। और कब तक रहा, 1857। अब देखो 1838 में जब गद्दी बैठा था, उसी समय इसका उम्र क्या था, बूढ़ा हो गए थे, 60 साल का, ठीक। और 60 साल का उम्र में गद्दी में बैठे, ठीक। चचा शासन भी ठीक ठाक कर रहे थे, दिल्ली का सिंहासन को संभाल रहे थे। दिल्ली का शासन करते करते जो है उसी समय अंग्रेज लोग का अत्याचार जो है बढ़ जाता है 1857 में। और मालूम है 1857 का होता है महान क्रांति, क्या होता है, महान क्रांति होता है, जिसको हम लोग 1857 का महान विद्रोह भी बोलते हैं, या सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं 1857 क्रांति को, ठीक, जो कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। उस लड़ाई का नेतृत्व कौन करता है, बहादुर शाह द्वितीय। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया, यही बुढ़ऊ किए थे, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक। तो इस तरह से 1857 क्रांति का नेतृत्व किए। अब देखो उस समय उम्र कितना था 1857 में, इनका 80 वर्ष उम्र था। अभी चचा 80 साल का उम्र में तलवार लेके लड़ने पाएंगे, योग्य शासक थे का ये उस समय के लिए लड़ने के लिए। तो जो इनको बनाया उससे थोड़ा बकलोल था कि पूरा 1857 क्रांति का क्या बना दिया, इसको नेता बना दिया। लेकिन फिर भी चूंकि देखिए अब लड़े तो हम लोग का देश के लिए, तो सम्मान नहीं तो करना पड़ेगा कि चलो भाई। लेकिन इनका मन में एक तो लालच जरूर था कि फिर से अगर ये जीत गए तो भारत का पृष्ठभूमि में मुगल साम्राज्य का फिर से क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा नया सिरा से, और जो खोया हुआ शक्ति है वो फिर से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो इनका सपना था वो सपना ही रह जाता है, क्योंकि सपना में तो सपने मिलेंगे ना,
ठीक, इसलिए सपना सपना ही होता है। तो सपना नहीं पूरा होता है किसका? बहादुर शाह का, और ये युद्ध में हार जाते हैं। युद्ध में कहा जाते हैं? हार जाते हैं, पराजय हो जाता है इनका। और इनको हारने के बाद जो है इनको क्या कर दिया जाता है? बंदी बनाता है। कौन लोग? अंग्रेज वालों। और बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। कहां भेजा जाता है? रंगून। कहां भेज दिया गया इनको? रंगून भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? अंग्रेज लोग इनको कहां भेज दिया? अंग्रेज लोग इनको कहां भेज दिया? रंगून भेज दिया। और रंगून भेजने के बाद क्या रहता? खेला इनका वहीं पर क्या हो जाता है? 1862 में खराब मैंने खत्म हो जाता है। ये डेथ कर जाते हैं। और ये मैंने मुगल काल के अंतिम बादशाह कहलाते हैं। मुगल काल के अंतिम बादशाह, अंतिम बादशाह। इसके बाद अंग्रेज लोग डिसाइड करता है कि अब कोई भी मुगल में क्या नहीं बनेगा? बादशाह नहीं बनेगा। है इनका पुत्र चाहे कोई और कोई गोतिया खानदान वाला क्या नहीं बनेगा? बादशाह नहीं बनेगा। और इस तरह से जो है ये उत्तर मुगल काल क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन अब हम लोग फिर से क्या कर लेते हैं? छोटा सा रिकैप करते हैं इसके शासकों को, ताकि आप लोगों को समझने में क्या हो? आसानी हो जाए। ठीक, तो खैर समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। ठीक, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको हम लोग छोड़ते हुए भी चल सकते हैं। लेकिन ऐसे तो हम लोग का उत्तर मुगल क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन जो है इसके एक बार जो है किस किस प्रकार से किस किस क्रम में कौन कौन से शासक आए उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं? रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि पहला जो है बहादुर शाह प्रथम, कब आया? 1707 से 1712 के बीच में। फिर जहांदार शाह आता है 1712 से 1713 तक, एक साल से। फिर फर्रुख रशीद 1713 से 1719। फिर रफी उद दर्जात 1719 से में ही खत्म। रफी उद दौला 1719 में ही खत्म, दोनों भाई था, एक साथ पा रहा है। आयाराम गयाराम। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। फिर अहमद शाह 1748 से 1754। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 58। फिर आता है शाह आलम। लेकिन शाह आलम द्वितीय और आलमगीर के बीच में आता है शाहजहां तृतीय भी। ठीक, लेकिन उसका जिक्र हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे ही अननोन तरीका से क्या दिल्ली का शासक बैठ जाता है। क्योंकि बिहार में ये बनता है शासक शाह आलम द्वितीय, और दिल्ली का शासक बनाता है कौन? शाहजहां तृतीय। लेकिन शाहजहां तृतीय को तुरंत क्या करता है? आकर हिसाब बैठा था, बोले हराता युद्ध में, और 1759 में गद्दी में शाह आलम द्वितीय बैठ जाते हैं। ठीक, और 1806 तक गद्दी में बैठते हैं। फिर उसके बाद अकबर द्वितीय आता है 1806 से 1837 तक, और बहादुर शाह द्वितीय आते हैं 1837 से 1857 तक। इस तरह से जो अगर देखा जाए तो कुल क्रम में देखा जाए तो लगभग 11-12 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और शाहजहां तृतीय को लेकर देखा जाए तो 12 शासक टोटल रहे। किसके बीच में? मैंने 1707 से लेकर 1807 के बीच में, उत्तर मुगल काल में। ऐसे आप लोग जो है मेरा वीडियो को पूरा देखिए। ठीक, और जो भी इसमें कमी हो आप लोग कृपया करके मेरे को जरूर बताइए, ताकि हम उसमें क्या कर सके? सुधार कर सके। ऐसे तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा वीडियो बनाया जा सके। देखिए ये जो टॉपिक था बहुत ही फेचांग टॉपिक था थोड़ा सा, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको हम बहुत आसान तरीका से पढ़ाने का अपने हिसाब से कोशिश किए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए इस वीडियो में, अगर कोई टॉपिक ऐसा हो या कोई पॉइंट ऐसा हो जो आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, चाहे कोई डाउट हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, जैसे कि एक डाउट अगर आएगा आप लोगों को कि हम इसमें अकबर द्वितीय का शासनकाल 1838 बता दिए बीच में, वो 1837 होगा। ठीक, वो थोड़ा सा एक मिस्टेक था। और बहादुर शाह द्वितीय जो है 1837 में गद्दी बैठते हैं, 1809 तक रहते हैं। ठीक, तो ये जो है मिस्टेक खत्म ही हो गया। ऐसे नॉर्मली हम यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर ही दिए। तो इस तरीका से अगर देखा जाए तो हम लोग को उत्तर मुगल का हो गया, समाप्त हो गया। आज के लिए हम लोग का इतना ही। अब अगला वीडियो जो बनेगा हम लोग का, वो बनेगा किस टॉपिक पर, तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का उत्तर मुगल काल पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। बस अब इतना ही। जय हिंद।